हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारे जो चैप्टर 4 है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें बताया जाएगा कि जो हमारे जो चैप्टर है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इसमें जितनी भी डिटेल वगैरह है हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन में, वो हमें कहाँ से मिली, सोर्सेज के बारे में बताया गया है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसके जो मेजर सोर्सेज थे हिस्ट्री के, वो थे, एक तो तवारीख थी और एक थी कुछ सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स होते थे वो सब। तो तवारीख क्या होती है? तवारीख होती है क्रोनिकल्स। क्रोनिकल्स यानी कि पूरे साल की वो लिखी जाती है। जैसे कि आपकी 2022 साल है, इसमें ऐसे लिखा जाएगा कि जनवरी में मेजर इवेंट्स ये हुए, फिर फेब में मेजर इवेंट्स ये हुए, फिर ऐसे ही मार्च में ये हुआ, अप्रैल में ये हुआ, ऐसे ऐसे दिसंबर तक सारा लिखा जाएगा कि मेजर मेजर इवेंट्स ये हुए। और फिर हर साल की लिखी जाती है। अगले साल अब 2023 की लिखी जाएगी। तो ये सब होता था। ठीक है, इन्हें कहते हैं तवारीख। ये टाइम के हिसाब से सारे इवेंट्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स। सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स में आते थे सीरा, एक आता था हदीथ, और एक आती थी तफसीर। तफसीर सीरा होता है बायोग्राफीज, यानी कि किसी बंदे ने अपनी बायोग्राफीज लिख दी। अब उसने अपने बारे में लिखा, यानी कि वो अगर 1000 साल पहले रहता था तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल गया कि उसके टाइम में कैसा होता था। ठीक है, तो बायोग्राफी यानी कि सीरा, इससे भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता था। फिर एक होता है हदीथ। हदीथ क्या होती है? जो हमारा प्रोफेट मोहम्मद थे, प्रोफेट मोहम्मद, इन्होंने इस्लाम के बारे में जितना भी ज्ञान दिया कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे वो करना चाहिए, उन्होंने जितना कुछ भी किया ना, उनकी सेइंग यानी उन्होंने जो भी बोला और उनकी डूइंग यानी जो भी उन्होंने काम किए, वो सब एक बुक में लिख दिए गए हैं, जिस बुक का नाम है हदीथ। यानी कि वो कितने बजे उठते थे, फिर क्या खाते थे, फिर क्या करते थे, वो सब भी लिखा हुआ है। और उनका क्या मानना था कि हमें ये सब करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब भी हदीथ बुक में लिखा हुआ है। तो इससे भी हमें सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है तफसीर। तफसीर क्या होती है? जो इनकी कुरान बुक थी, इस्लामिक रिलीजियस बुक है कुरान, तो कुरान का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसे कहा जाता है तफसीर। यानी कि एक हमारी कुरान बुक होगी, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये सब करना चाहिए। अब किसी नॉर्मल बंदे को समझ ना आए तो उसे नॉर्मल लेमैन की भाषा में एक्सप्लेन किया गया है, उसे कहते हैं तफसीर। ठीक है, अब ये हर बंदा अपनी अलग अलग बनाता था। कोई भाई बड़ा रिलीजियस गुरु है, वो अपनी अलग बनाएगा। ए बंदा है, वो अपनी अलग तफसीर बनाएगा। बी बंदा है, वो अलग तफसीर बनाएगा, क्योंकि हर किसी के ओपिनियंस वगैरह सब अलग होते हैं। ठीक है, फिर हमें ये बताया जाता है कि जो तवारीख क्रोनिकल्स वगैरह होते थे, इनमें टाइम के हिसाब से मेजर इवेंट्स लिखे जाते थे। ये बनाए कैसे जाते थे? तो ये बनाए जाते थे आई विटनेस रिपोर्ट्स से और उनके कलेक्शन से। सबसे पहले जान लेते हैं आई विटनेस रिपोर्ट्स, यानी कि खबर। यानी कि अपने तुम्हारी आंखों सामने जैसे कि कोई बाइक जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब तुम कहोगे कि मेरे इस रोड पे इस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया, तो ये बन गई खबर जिसे तुमने आंखों के सामने से देखा है, उसे कहते हैं आई विटनेस रिपोर्ट, यानी कि खबर। और इनका जो कलेक्शन होता है, यानी कि एक ए बंदे ने खबर देखी, एक बी बंदे ने खबर देखी, एक सी ने देखी, तो इन तीनों ने 3 खबर देख ली, तो इन तीनों को कहते थे, इनका तीनों का जो मिक्सचर होता था, मिक्स करके एक साथ बोल देते थे, उसे कहते हैं अखबार, जिसमें बहुत सारी खबर हो। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स को कहते थे अखबार। और इन अखबारों में जो मेजर इवेंट्स होते थे, ऐसा तो है नहीं कि आपके अखबार में 50 खबर है तो 50 की 50 इंपॉर्टेंट है, कोई छोटी मोटी होगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जो अखबार में जो सबसे मेजर मेजर जो इवेंट्स होते थे, उन इवेंट्स को तवारीख यानी कि क्रोनिकल्स में लिख दिया जाता था। तो ऐसे बनते थे क्रोनिकल्स आई विटनेस रिपोर्ट्स की मदद से। ठीक है, फिर एक होता है कि ऑथेंसिटी कैसे चेक की जाए खबर की, ऑथेंटिसिटी ऑफ खबर।
यानी कि अब ए बंदे ने देखा कि भाई यहाँ से एक बंदा आया बाइक पे बैठ के और उसने इस बंदे को मार दिया। अब क्या पता ए झूठ बोल रहा हो, किसी और ने मारा हो। तो हमें ऑथेंटिसिटी का पता करने के लिए ऐसे पूछना पड़ता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। इसके लिए एक और एग्जांपल बढ़िया रहेगा कि जैसे कि हमने जाना था कि जो हदीस होती है हमारी, उसमें प्रोफेट की सेइंग और डूइंग लिखी जाती है, और ये सब प्रोफेट के मरने के बाद लिखा गया था। ये नहीं कि प्रोफेट जी रहा है जबी की जबी हदीस लिख दी। उन्होंने मतलब लोगों ने प्रोफेट को ऑब्जर्व किया और फिर जब प्रोफेट मर गए तो उनके बारे में लिखा, तो जब लेट में बनी थी हदीस। तो अब मान लो कि मोहम्मद जो हमारे वो हैं प्रोफेट मोहम्मद, इन्होंने एक ए बंदे को कहा कि हमें ऐसे लाइफ जीनी चाहिए। अब ए ने बी को कहा कि प्रोफेट ने ऐसे कहा था कि हमें ऐसे लाइफ जीनी चाहिए। बी ने सी को कह दिया, सी ने डी को कह दिया, डी ने ई को कह दिया और ई ने एफ को कह दिया। और एफ सोचा कि मैं बुक लिख देता हूँ, इसने हदीस लिख दी। ठीक है, तो अब हमें अगर ऑथेंटिसिटी पता करनी है कि भाई एफ सच बोल रहा है कि नहीं, तो हम उससे पूछेंगे कि तेरे को किसने बताई। एफ कहेगा ई ने बताई, ई कहेगा डी ने, फिर डी सी। अब अगर आखिर में मोहम्मद आ गया कि ए कह देगा कि मेरे को तो सीधी मोहम्मद ने बताई थी, तो ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है। मतलब ये बिल्कुल ही, यानी कि बिल्कुल ही जेन्युइन रिपोर्ट है ये। सोचा इसमें झूठ नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता कि एफ से हमने पूछा कि इसको किसने बताया, ये बोलता ई ने, ई से हमने पूछा किसने बताया, बोला डी ने, फिर डी से पूछा डी बोले सी ने, और सी से पूछा सी कहते डी नहीं बताया था मेरे को। यानी कि चेन में कोई दूसरा बंदा आ जाए, एच आ जाए, और फिर एच बोले कि मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, मैंने तो ऐसे मन से बोल दिया। इसका मतलब ये फेक रिपोर्ट है। यानी कि जो मेन बंदा है वो आए नहीं चेन में, तो इसका मतलब फेक है। तो इन सबको कहा जाता है, जैसे कि जो हमारे मोहम्मद है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई और एफ, इन सबको कहा जाता है मेंबर्स ऑफ ट्रांसमिशन चेन। यानी कि जो खबर फैली है वो जिस चेन से फैली है, इन सबको कहा जाता है उनका मेंबर्स, क्योंकि इन्हीं से फैली है। ठीक है, अब अगर ये जो ट्रांसमिशन चेन है ये रियल होगी, ये सारे मेंबर्स रियल हो गए, यानी कि जो हमारी न्यूज है या फिर खबर है वो भी रियल है। ठीक है, तो ऐसे पता किया जाता था ऑथेंटिसिटी को न्यूज का। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते थे। यानी कि कोई ऐसे इश्यू जिस पे ए बंदे की राय अलग है, अलग ओपिनियन है, इसने ओपिनियन 1 दे दिया, बी ने ओपिनियन 2 दे दिया, सी ने ओपिनियन 3 दे दिया, और ये तीनों ओपिनियन क्लैशिंग है। यानी कि ए कह रहा है कि मेरा सही है, बी कह रहा है मेरा सही है, सी कह रहा है मेरा सही है, तुम्हारा गलत है, तो आपस में लड़ाई हो रही है इनकी। उनको कहते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या इश्यूज। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे जो मुस्लिम राइटर्स होते थे ये बस लिख देते थे, ये अपने अपने सेम कोई इवेंट हुआ उस पे अपनी डिफरेंट ओपिनियन लिख देते थे, और ये नहीं कहते थे हमारा ओपिनियन बिल्कुल सही है। और जितना भी जजमेंट का काम होता था ना कि भाई इस राइटर ने ये लिखा है ये सही है या गलत है, इस दूसरे ने अलग लिखा है ये सही है या गलत है, ये होता है जजमेंट का काम, ये छोड़ देते थे राइटर पे ना रीडर पे। यानी कि अगर कोई बंदा ये तीनों पढ़ रहा है तो उसे अपने आप देखना पड़ेगा भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, तो पहले के टाइम में कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे ऐसे बात होती थी। फिर उसके बाद में बताया गया है जो तवारीख थी, यानी कि क्रोनिकल्स, और ये जो सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स थे जैसे कि सीरा, हदीथ और तफसीर, ये सब मोस्टली कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? अरेबिक में लिखे गए हैं। ठीक है, और भी लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, और अरेबिक की जो बेस्ट तारीख है, यानी कि जो अरेबिक लैंग्वेज में सबसे बेस्ट अभी तक मिली है क्रोनिकल, वो मिली है हमें तारीख ऑफ तबारी। उस पूरे क्रोनिकल का नाम है तारीख ऑफ तबारी। तबारी एक राइटर का नाम था, यानी कि जिस राइटर ने लिखी है उसका नाम आ गया, और फिर उसने जो तारीख लिखी। ठीक है, तो ये अब तक की बेस्ट मानी गई है, और सारी जितने भी तवारीख और सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स है वो मोस्टली अरेबिक में लिखे गए हैं।
और फिर उसके बाद कुछ पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। फिर उसके बाद हमें बताया गया क्रिश्चियन क्रोनिकल्स कैसे होते थे। क्रिश्चियंस भी क्रोनिकल्स बनाते थे, क्रिश्चियन धर्म के जो लोग होते थे। ये अभी तक हमने इस्लामिक क्रोनिकल्स पढ़े हैं जो इस्लामिक और पर्शियन लैंग्वेज वगैरह में होती थी। फिर आते हैं क्रिश्चियन क्रोनिकल्स। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे? ये लिखे जाते थे सीरियक लैंग्वेज में। सीरियक लैंग्वेज एक डायलेक्ट है, यानी कि जो रीजनल डायलेक्ट नहीं होता किसी भी बोली का, जैसे कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश। तो जो हिंदी है वो पूरी नेशनल वो है, लेकिन उसके जो डायलेक्ट हैं जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन वो हिंदी का ही डायलेक्ट है, मतलब रीजनल डायलेक्ट, ठीक है। तो वैसे सीरियक लैंग्वेज किस लैंग्वेज का डायलेक्ट है? अरेमैक लैंग्वेज का डायलेक्ट है। अरेमैक एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसका एक रीजनल डायलेक्ट है सीरियक, और उस लैंग्वेज में लिखते थे क्रिश्चियन लोग अपने क्रोनिकल्स, ठीक है। फिर हमें अरेमैक लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ये लैंग्वेज हिब्रू, ये ज्यूज की लैंग्वेज थी, और अरेबिक इन दोनों से थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी, सिमिलर टू हिब्रू एंड अरेबिक। हिब्रू ज्यूज की लैंग्वेज थी और अरेबिक इस्लाम वालों की थी, ठीक है। और अरेमैक के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये लैंग्वेज थी वो यूज की गई थी किसमें? अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। अब अशोका कौन था? अशोका इंडिया का एक बहुत महान रूलर था जिसने बहुत बड़े बड़े एरिया पे राज किया था वर्ल्ड में। तो वो इतना बड़े एरिया पे राज करता था कि उसे अपने जो इंस्क्रिप्शन थे कि मैं अशोक महान, मैंने इस एरिया पे राज किया है इतने टाइम से इतने टाइम, ये सब जो पत्थरों पे लिखवाता था वो 3 लैंग्वेज में लिखवाता था। क्योंकि क्या पता भाई उसके लैंग्वेज में कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता हो। अब मान लो उसने अफगानिस्तान पे रूल कर रखा है, अब उधर जाके हिंदी थोड़ी लिख देगा, उधर तो उर्दू लिखनी पड़ेगी, या फिर जो भी अरेबिक वगैरह वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से वो 3 लैंग्वेज में लिखवाता था, प्राकृत, ग्रीक और अरेमैक। तो अरेमैक लैंग्वेज भी यूज की गई थी अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। 3 लैंग्वेज लिखवाई जाती थी, प्राकृत, ग्रीक और अरेमैक। प्राकृत जो लैंग्वेज थी, एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, इसकी स्क्रिप्ट होती थी 2, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो जो प्राकृत लैंग्वेज होती थी ये सेम लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन 2-2 स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। क्या पता कोई स्क्रिप्ट का हो, क्या पता कोई स्क्रिप्ट से पढ़ता हो, ठीक है। तो अलग अलग स्क्रिप्ट में सेम लैंग्वेज में लिखवाता था सब, ताकि सबको पढ़ा जाए। फिर हमें बताया गया कि ये सब तो थे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, यानी कि कोई तारीख मिल गई, तवारीख वगैरह, और कोई सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स वगैरह मिल गए, सारे थे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, यानी कि पेपर पे लिखा हुआ है, तुमने पढ़ के उसमें पता कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें कुछ और भी वैसे मिले हैं अदर एविडेंसेस। उनमें क्या सब आता है? उनमें आता है फ्रेगमेंटेड पीसेज ऑफ ऑर्डर्स ऑफ किंग, यानी कि जो हमारा राजा है उसने कोई ऑर्डर दिया होगा कि कल से सब लोग ये पहनेंगे, कल से सब लोग ये करेंगे। तो हमें उन सब के पीस मिले हैं, फ्रेगमेंटेड टूटे हुए मिले हैं, क्योंकि इतने टाइम तक बसते नहीं है। और वो भी मिले हैं प्राइवेट करस्पोंडेंस के, यानी कि राजा किसी अपने पर्सनल बंदे से बात कर रहा हो, उसके पीसेस भी हमें मिले हैं, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन अ किंग एंड पर्सन, तो ये सब मिला है हमें। और ये दोनों जो अदर एविडेंसेस हैं, राजा की बातें, ऑर्डर्स वगैरह, ये सब हमें ग्रीक एंड अरेबिक पेपायरी से मिले हैं। ग्रीक एंड अरेबिक पेपायरी। पेपायरी आपको नहीं पता हो तो ये एक पेपर लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि पेपायरस प्लांट होता है, रीड लाइक प्लांट। कहाँ पे उगता है? ये नील रिवर के बैंक्स पे उगता है, इजिप्ट में, ठीक है। तो इस पेड़ से एक
पेपर बनाया जाता है पेपायरी। तो ग्रीक और अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए पेपायरी पे मिलता था हमें ये सब, किंग के ऑर्डर्स, उसमें किंग और उसके पर्सनल लोगों के बीच की बातें। और ये कहाँ पे मिली हमें? गिनीज रिकॉर्ड्स में। अब गिनीज रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जो ज्यूज वगैरह लोग होते थे हमारे, तो ये पेपर की वेस्टेज वगैरह में नहीं मानते थे। तो ये मतलब कि पेपर को ये ऐसा मानते थे कि इसे फेंकना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इनके जो टेम्पल होते हैं, ज्यूस के टेम्पल कहा जाता है साइनागोग। तो इनका जो टेम्पल होता है ज्यूस का टेम्पल, वहां पे ये सारे ना अपने पेपर्स, जितने भी ज्यूस लोग होते थे उनके पास जितने पेपर्स होते थे वो सारे अपने टेम्पल में रखाते थे, और फिर कई हजारों सालों तक वो टेम्पल में ही रहते थे। तो हमने फिर उन टेम्पल्स की एक्सकवेशन की और हमें ये सारे पेपर्स मिल गए। तो उस समय हिस्ट्री के बारे में पता चल गया। उन्हें कहते हैं गिनीज रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने पेपर ज्यूस के टेम्पल्स में रखे हों। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि कुछ और एविडेंसेस मिले थे हमें। उन एविडेंसेस के सोर्स थे जैसे कि आर्कियोलॉजी, सेकंड आता है न्यूमिस्मेटिक, थर्ड आता है एपिग्राफिक। एपिग्राफिक होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो रॉक वगैरह के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, किसी पत्थर पे कुछ छपा हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो उसे कहते हैं एपिग्राफिक। तो एपिग्राफिक जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शंस की, उन्हें उनसे भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक होती है कॉइन्स की स्टडी, यानी कि कोई सिक्का है उस पर किसी राजा की शक्ल मंडी हुई है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये राजा इस टाइम पीरियड में रूल करता था। तो न्यूमिस्मेटिक से भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद आती है आर्कियोलॉजी, इसे कहते हैं एक्सकेवेशंस, यानी कि किसी भी मंदिर वगैरह में हमने खोज वगैरह की, एक्सकेवेशंस की। जैसे कि अभी ज्यूस का एग्जांपल बताया था, ज्यूस के टेम्पल जो थे साइनागोग, इसमें हमें गिनीज रिकॉर्ड्स मिले, यानी कि बहुत सारे पेपर्स मिले हैं जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो भी हमें एक्सकेवेशन से मिली हैं। ठीक है। तो ये सब एविडेंसेस के सोर्सेस थे। ठीक। उसके बाद हम बताया था कुछ स्कॉलर्स के बारे में जिन्होंने इस्लाम को स्टडी किया। अब उस पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, इस्लाम को वही लोग स्टडी करते थे जो इस्लामिक ओरिजिन से होते थे। इनकी कोई बंदा इस्लामिक धर्म से है तो वही इस्लाम पढ़ता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के आसपास जो हमारे क्रिश्चियंस थे, यानी कि जो अंग्रेज वगैरह थे, इनमें भी क्यूरियोसिटी जगी कि भाई इस्लाम धर्म कैसा है, हमारे धर्म से अच्छा है या फिर खराब है, जो भी है उसको चेक करने के लिए इन्होंने इस्लाम को स्टडी किया और फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई। ठीक है। तो इन स्कॉलर्स को जो कि इस्लाम को स्टडी करते थे, इस्लाम के ना होने के बावजूद, इस्लामिक ओरिजिन ना होने के बावजूद, उन्हें कहा जाता था ओरिएंटलिस्ट्स। ओरिएंटलिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो कि एशियन कल्चर को पढ़ते हैं। और क्योंकि इस्लाम एशिया में इमर्ज हुआ था, इसलिए इस्लाम को भी एशियन धर्म माना जाता है। ठीक है। फिर उसमें हमें बताया जाता है इन स्कॉलर्स के बारे में कि 19वीं सेंचुरी के आसपास इन स्कॉलर्स ने प्रॉपर राइटिंग शुरू की। किसकी? इस्लाम धर्म की, इस्लाम की। इनमें से कुछ स्कॉलर्स थे जर्मनी के और कुछ थे नीदरलैंड्स के। इन दोनों देशों के स्कॉलर्स ने स्टडी इसलिए किया टू कंपेयर, वो सोचे कि भाई कंपेयर करते हैं इस्लाम और क्रिश्चियंस का, भाई कौन सा धर्म ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इसलिए इन्होंने स्टडी किया इस्लाम धर्म को। फिर उसके बाद लोगों, फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों के बारे में बताया गया। फ्रांस और ब्रिटेन से जो स्कॉलर थे उन्होंने भी स्टडी किया इस्लाम को, लेकिन उन्होंने कंपेयर करने के लिए नहीं पढ़ा। उन्होंने पढ़ा था किस लिए? टू रूल। यानी कि जो फ्रांस और ब्रिटेन थे ये कॉलोनियल इंटरेस्ट पे चलते थे। इन्होंने देखा कि भाई जो मिडल ईस्ट का एरिया है और नॉर्दर्न अफ्रीका एरिया है, इस एरिया पे किसी का राज नहीं है, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो क्यों ना हम जाके रूल कर लेते हैं और इन सबसे अपना काम निकलवा लेंगे। तो फिर इन्होंने ये सोचा, लेकिन फिर इनका धर्म देखा, भाई इस्लाम धर्म के हैं ये सारे लोग, मेजोरिटी इस्लाम धर्म की है,
तो सोचे क्यों ना इस्लाम धर्म को पढ़ ले, उनके बारे में पता चलता है, फिर आराम से रूल कर लेंगे। तो फ्रांस और ब्रिटेन के स्कॉलर्स ने ये सोच रख के पढ़ा, और जर्मनी और नीदरलैंड्स के स्कॉलर्स ने कंपेयर करने के लिए पढ़ा। और इनको कहा जाता था ओरिएंटलिस्ट, क्योंकि ये एशियन कल्चर को पढ़ते थे। ठीक है। फिर आखिर में इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल दिया गया है जर्मनी के बंदे का, जर्मनी के स्कॉलर का, कि इसने पढ़ा था इस्लाम को। इसका नाम था इग्नास गोल्डहाइजर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं नाम वगैरह करना, ऐसे बता रहा हूँ। ये एक ज्यूज कम्युनिटी से बिलोंग करता था, हंगरी से। इसने जर्मन लैंग्वेज में इस्लाम को पढ़ा और उसके नोट्स वगैरह बनाए और सबने बांट दिया। ठीक है, कि इस्लाम धर्म ऐसा है। फिर उसके बाद एक आखिरी पॉइंट दिया गया कि जो हिस्टोग्राफी थी इस्लाम की, यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है बाहर के लोगों के द्वारा, इससे डिनोट होता है कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड्स हैं, उनसे कोई भी बंदा, जैसे कि कोई बाहर के धर्म का बंदा, जैसे कि इसमें क्रिश्चियंस वगैरह या फिर जो ज्यूज वगैरह थे, वो इस्लाम के थे भी नहीं, फिर भी इस्लाम के बारे में स्टडी कर पाते थे। तो ये एक एग्जांपल है कि हिस्टोरिकल मेथड्स कितने मॉडर्न नहीं है। वरना पहले के ज़माने में कोई एक दूसरे के धर्म के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी। क्योंकि अगर आपको धर्म के बारे में जानना है तो मंदिर, हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो मंदिर में जाना पड़ेगा, मुस्लिम के बारे में जानना है तो मस्जिद में जाना पड़ेगा। तो ऐसा होता था। लेकिन आज के टाइम में तुम मंदिरों में लोग हैं, उनसे बात कर सकते हो, अच्छे से पूछ सकते हो। तो ये एक हिस्ट्री के मॉडर्न मेथड्स को दर्शाता है। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। तो इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।